अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन एंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, रगर के एग्ज़ाम। ये प्रेजेंटेशन है शायन टीवी की, और इसलिए आप शायन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइटम को एक्टिवेट करें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। फ्रैक्शन किसी भी मोशन मूव करती हुई जिस्म को रोकने की कोशिश करती है, यानी ये कि ये मूव करने का जो फोर्स लगाते हैं उसकी मुखालफत करती है, उसके अपोजिट होती है, यानी कि फ्रैक्शन अपोज द मोशन। फ्रैक्शन, सपोज यू डिसाइड टू राइड अ skateboard, you push off the ground and start moving. According to the Newton's first law of motion, if there no other force are acting on your skateboard, you will continue to move. But what happen? फ्रैक्शन एक ऐसी कुव्वत है जो कि आपको आपकी हरकत को रोकती है, आपकी हरकत रोकती है, रोकने की कोशिश करती है। फ़र्ज़ क्या है कि आपने एक स्केटबोर्ड को मूव करने की कोशिश की, उस पर राइड कर रहे हैं आपने ज़मीन को पुश किया, उस पर मूव करना स्टार्ट किया। अगर कोई मुखालिफ फोर्स नहीं है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक आप जो आपके स्केटबोर्ड को कोई रोकने वाला नहीं है और वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? Your skateboard slow down because of friction. Friction is the force that oppose motion between two surfaces that are touching each other. The amount of friction depends on the two things, kind of surface and force pressing the surface together. skateboard स्लो होता जाएगा और ब्लॉक ही रुक जाएगा। फ्रैक्शन इसको रोकने वाली जो कुव्वत है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मोशन को हमेशा अपोज करती है, दो सरफेस के दरमियान हरकत को रोकने की कोशिश करती है। और फ्रिक्शन के मकदार दो चीज़ डिपेंड करती है, सरफेस के किस्म और फोर्स, इनके दरमियान जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब कोई जिस्म मूव कर रही होती है तो उस पर मुख्तलिफ फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। एक फोर्स है फोर्स पैरेलल टू द सरफेस होती है, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एट द सरफेस जो इसको हरकत को रोकने की कोशिश करती है, उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है। तीसरी डाउनवर्ड फोर्स होती है जो नॉर्मल फोर्स होती है। अच्छा, अब फ्रैक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डाउनवर्ड नॉर्मल फोर्स के, यानी ये वेट के जितना ज़्यादा वेट होगा फ्रैक्शन फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे ये इनको ऐसा ये कांस्टेंट जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो है डाउनवर्ड नॉर्मल फोर्स और दूसरा आपके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस। What are the cause of friction? Friction is the force that opposes the motion between two surfaces that touch. The surface of any object is rough. Even an object that feels smooth is covered with tiny hills and valleys. The contact between the hill and valley of two surfaces cause them to stick, resulting in friction. फ्रैक्शन एक दो सतहों के दरमियान एक ऐसी कुव्वत है जो कि हरकत को रोकने की कोशिश करती है। अगर कोई सतह रफ़ है तो उसमें सरफेस ज़्यादा होगी। बहुत स्मूथ सरफेस में भी छोटे छोटे खुरदरापन ये होते हैं, खुरदे होते छोटे छोटे, उसमें खुरदरापन पाया जाता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ दो सतह एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये खुरदरे जो ऊपर नीचे जो खुरदरे छोटे छोटे इसके अंदर हिल वगैरह जो होते हैं वो एक दूसरे को में फंसते हैं, फंस के एक दूसरे को की हरकत को रोकते हैं। इस तरह जो अप्लाइड फोर्स जो होता है बॉडी पे वो रुक जाता है इससे, और वो एक वक्त आता है कि अप्लाइड फोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ द सरफेस, टाइप ऑफ द सरफेस। बहुत सारी स्मूथ सरफेस होते हैं जी ग्लास, उसमें फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जैसे रोड वगैरह पे फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा है मोशन ऑफ द सरफेस एक दूसरे पे किस तरह मूव कर रहे हैं। अच्छा, उन खुरदरापन कितना है, ठीक है। तीसरी चीज़ है फोर्स पुशिंग द सरफेस टुगेदर, जो मूव करने वाली मूविंग
सरफेस को पुशिंग करने वाले टोटल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा फोर्स होगा तो वो रगर पे काबू पा लेगा, कम फोर्स होगा तो रगर को ओवरकम नहीं कर पाएगा। अब हम ये मोशन स्टार्ट करते वक्त कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए, उस वक्त मैक्सिमम ये रगर की क्या सूरत हाल होती है, और जब कोई बॉडी मूव स्टार्ट कर देता है तो उस वक्त रगर की क्या सूरत हाल होती है, हम इससे बात करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग still there is a maximum force need to overcome friction and start it moving. Any force less than this will be exactly balanced by the force of friction and object will not be moved. अगर कोई चीज़ रुकी हुई खड़ी हुई है साकिन हालत में तो उस पर जो है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा और उसको मूव करने के लिए अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी, फ्रिक्शन से कम होगी फोर्स, तो वो चीज़ मूव ही नहीं करेगा। तो स्टार्ट में फोर्स ज़्यादा होता है। अच्छा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट फोर्स इज लेस देन द मैक्सिमम फोर्स नीड टू स्टार्ट द ऑब्जेक्ट मूविंग। अब जब हम इसको मूव करें तो फ्रिक्शन फोर्स तो वही रहता है, लेकिन अब जो है ये जो फोर्स होगा वो चूँकि बॉडी ने मूव कर लिया है तो इसका मतलब कि वो फ्रिक्शन की फोर्स कम है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है। अगर हम उस अप्लाइड फोर्स को उससे ज़्यादा रखेंगे, फ्रिक्शन से ज़्यादा रखेंगे तो जैसी मूव करता रहेगा। लेकिन अगर जैसी फोर्स कम करेंगे आप फ्रिक्शन की फोर्स डोमिनेट करेगी, फ्रिक्शन वाली फोर्स डोमिनेट करने लगेगी, जिस्म की मूवमेंट रुक जाएगी और हम उसको मूव नहीं कर सकेंगे। तो हमें हमेशा मूव करने के लिए फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि हमें किसी चीज़ को मूव करने के लिए यानी को मोशन के लिए फ्रिक्शन वाले फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी अप्लाइड फोर्स डोमिनेट करेगी फ्रिक्शन फोर्स पे। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन और वेट पे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द टोटल फोर्स पुशिंग द surface together. Here the weight of the chair is the force pressing the surface together. अच्छा, अब देखिए ऊपर वाले दो सरफेस, ज़मीन है और एक सोफ़ा है जो कि उस पर, तो जो प्रेसिंग फोर्स है ज़मीन को वो है वेट ऑफ द सोफ़े का वेट। तो उसको जो है हमें मूव करने के लिए, सोफ़े को मूव करने के लिए हमें इतनी फोर्स चाहिए जो कि उस वेट के मुताबिक हो, क्योंकि जो वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। आइए हम इसको आगे देखते हैं। अब फ़र्ज़ क्या है कि हमने जो है सोफ़े को मूव कर दिया है, अपना उतना फोर्स लगे सोफ़ा मूव कर रहा है। अब आगे देखते हैं। द वेट ऑफ द चेयर इंक्रीज व्हेन द समवन सीट इन इट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नो ग्रेटर देन when the chair was empty। अब देखिए हम तो चेयर को मूव कर रहे हैं। अब कोई चेयर पे आके बैठ जाता है, जब चेयर पे आके बैठ जाता है तो अब वेट बढ़ गया है सोफ़ा। अब प्रेसिंग फोर्स जो है उसका चेयर प्लस उस बैठने वाले के दोनों का वेट का मजमुआ होगा। अब हमें अप्लाइड फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ये एन जो नॉर्मल फोर्स नॉर्मल टू ये जो फोर्स है वो बढ़ गया है। तो ये कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो हमें नॉर्मल फोर्स बढ़ गया है, तो अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज़ का वेट बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाते हैं और हमें जो है उस पर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना होगा। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन और हीट पे। ट्राई रबिंग योर हैंड टुगेदर एट अ क्विक पेस, यू शुड फील हीट। फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन कॉज द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ योर हैंड to move faster. As the molecule move faster, the temperature of the object increase.
देखिए फ्रिक्शन जो हीट प्रोड्यूस करता है, इसकी छोटी सी मिसाल है कि अपने हाथ को तेज़ी से रगड़ें। सर्दी में आप देखते हैं कि बाद लोग सर्दी की वजह से हाथ को रगड़ने लगते हैं, दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो देखिए उनके जिस्म कुछ गर्म हो जाता है। होता है क्या, रगड़ने के दौरान रगड़ की वजह से जो है जब तेज़ी से रगड़ते हैं तो हाथ के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं। जब तेज़ी से मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जब टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। मिसाल के तौर पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस स्पार्क बिटवीन अ मैच हेड एंड अ रफ सरफेस। द हीट फ्रॉम सरफेस इज इवेंचुअली लाइट द मैच। देखिए जब माचिस की तीली को आप किसी रफ सरफेस पे रगड़ते हैं तो रगड़ की वजह से वो जल उठता है, हीट प्रोड्यूस होता है जिससे वो जल उठता है। अब हम फ्रिक्शन के टाइप पे बात करेंगे। फ्रिक्शन के मुख्तलिफ अक़साम है जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन अकर व्हेन फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कॉज द ऑब्जेक्ट टू मूव। ये स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब अप्लाइड फोर्स जो है किसी जिस्म को मूव करने की कोशिश करे और मूव ना कर सके। यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होती है। अगर कोई बॉडी मूव नहीं हो रहा हो तो उसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस सूरत में ये फोर्स स्टैटिक फोर्स से फ्रिक्शन होगा। इस सूरत में ये फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और ये हमेशा अप्लाइड फोर्स से हमेशा ग्रेटर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के एक और मिसाल पे गौर करते हैं। सपोज योर लिटिल ब्रदर गेट इनटू अ बॉक्स एंड वांट you to move him. He is too heavy to lift. You try to push the box and it does not move. What type of acceleration does it have? Zero acceleration. फर्ज क्या है कि आपका भाई किसी बॉक्स में आके बैठ जाता है, आप उसे मूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका भाई इतना हैवी है कि आप इसे उठा नहीं पा रहे, आप इसे मूव नहीं कर पा रहे, इसे धकेल नहीं पा रहे हैं। तो इस सूरत में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो स्टैटिक फॉर्म में है, वो मूव नहीं हो पा रहा है। और स्टैटिक फॉर्म में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि आप तो बॉक्स को मूव नहीं कर पा रहे जिसमें आपका भाई बैठा हुआ है, तो एक्सेलरेशन तो नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? ज़ीरो एक्सेलरेशन। रिमेंबर Newton's second law of motion. If the acceleration is zero, the net force is zero. Therefore, because you cannot move it, another force is being applied to cancel out your force. That opposing force is friction caused by the microwheel between the bottom of the box and the floor. This type of friction is called static friction. देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अगर एक्सेलरेशन जीरो है, कोई चीज़ मूव नहीं कर पा रहा है तो अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाएगा। F इक्वल टू एम ए, तो ए ज़ीरो है तो ए आर एम का ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो जाएगा, ए आर एम का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। तो अप्लाइड फोर्स ज़ीरो है। तो आपने जो आपकी फोर्स एक्सेलरेशन जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करने में नाकाम हो गई, इसलिए आपका नेट आपकी जो एफर्ट वो ज़ीरो हो गई, क्योंकि अपोजिंग फोर्स जो है जो कि यहाँ पे फ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपकी फोर्स को कैंसिल आउट कर दे रहा है, वो आपकी फोर्स के मुकाबले में कम है, जिसकी वजह से वो ओवरकम कर रहा है आपकी फोर्स को, वो डोमिनेट कर रहा है। अपोजिंग फोर्स जो डोमिनेट कर रहा है, आप जितना फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सेलरेशन पैदा करने में नाकाम हो रहा है, तो इसलिए अप्लाइड फोर्स ज़ीरो है। तो अपोजिंग फोर्स जो कि यहाँ फ्रैक्शन है वो उसकी वजह से वो ज़्यादा होने की वजह से आपकी अप्लाइड फोर्स ज़ीरो हो गई है। तो इस सूरत में जो फ्रैक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रैक्शन कहलाएगा। स्टैटिक फ्रैक्शन जो की वजह से जो ये फ्रैक्शन फोर्स होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होगा। Static friction is the friction between two surfaces that are not moving past each other. In this case, your push is not large enough to break the microwheel and the box remain stuck to the floor. देखिए आप स्टैटिक फोर्स में जो आप फोर्स लगाते हैं वो कम होता है, जिसकी वजह से चीज़ें मूव नहीं कर पाती। जो चीज़ें मूव नहीं कर पाती हैं तो वो वहीं पर रुकी रहती हैं और आपकी जो फोर्स है वो कम होती है और उससे कम होती है
जो कि रगड़ की फोर्स होती है। रगड़ की फोर्स हावी होती है आपके लगाए हुए फोर्स के मुकाबले में, इस वजह से चीज़ें वहीं पर रुकी रहती हैं। एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो की वजह से आपकी नेट एफर्ट, टोटल रिजल्टिंग फोर्स जो है आपका वो ज़ीरो होता है। अभी तक हमने बात की स्टैटिक फ्रैक्शन की, अब बात अगर हम काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन की कुछ अक़साम जिसमें है ये रोलिंग फ्रैक्शन है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन है, फ्लूइड फ्रैक्शन है। काइनेटिक फ्रैक्शन अकर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट एंड द object move. For example, sliding friction, pushing an object across a surface. Rolling friction between wheel and the surface. Fluid friction oppose the motion of the object traveling through a fluid, air or water. देखिए, जो जहाँ पे फ्रैक्शन की वजह से कुछ मूवमेंट होगी, कुछ इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो काइनेटिक फ्रैक्शन कहेगा, जैसे स्लाइडिंग फ्रैक्शन, रोलिंग फ्रैक्शन, फ्लूइड फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है काइनेटिक फ्रैक्शन की दो एग्जाम, स्लाइडिंग फ्रैक्शन और रोलिंग फ्रैक्शन। देखिए बॉक्स को ज़मीन पे रखा हुआ है, उसको मूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि दोनों सरफेस का कॉन्टैक्ट जो है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अब आपने क्या किया है, बॉक्स के नीचे रोल करने के लिए कुछ रख दिया है, जो बॉक्स जिसकी मदद से बॉक्स का आसानी से आप रोल कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि फ्रैक्शन कम हो गई, क्योंकि एक ऊपर वाले सतह का जो है आपने वहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो सरफेस है वो कम कर दिया है। इस सर्कुलर होने का से, रोलिंग होने की वजह से कॉन्टैक्ट वो ऊपर वाला सतह जो उसका कम छोटा सा एरिया जो है ना, सरफेस एरिया जो है नीचे वाले सतह के साथ कांटेक्ट में। तो आपने जब सरफेस एरिया कम किया तो आपको देखिए फ्रैक्शन भी कम हो गया और आप कम फोर्स पे ज़्यादा हरकत ले सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम फोर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आपको ये स्लाइडिंग फ्रैक्शन को रोलिंग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। इन द लास्ट एग्जाम्पल, ये यू फेल टू मूव द बॉक्स इन विच योर brother is sitting. To help you move your little brother, you decide to ask a friend. You both push and slowly, but not easily. The box starts to slide across the floor. When you stop pushing, it quickly stops moving. Sliding the box is difficult, and there is still a resistance. Although you have overcome the micro weld, there is still a sliding friction occurring. देखिए स्लाइडिंग फ्रैक्शन की एक मिसाल हम लेते हैं कि जो पिछले एग्जाम्पल में जो बॉक्स को जिसमें आपका भाई बैठा हुआ था उसको मूव करने में आप कासिर थे, क्योंकि स्टैटिक फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा थे। अब उसको आप स्टैटिक फ्रैक्शन को काबू करने के लिए आपने क्या किया, एक दोस्त की मदद ली, यानी अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया। तो अब आप उसको मूव तो कर रहे हो लेकिन बहुत स्लो है। जैसे आप लोग दोनों रुकते हो, बॉक्स रुक जाता है, यानी एक्सेलरेशन पैदा तो हो रहा है लेकिन बहुत कम है। और आप जैसे इतनी फोर्स इतनी थोड़ी है कि आप जैसे आपका फोर्स आप लोग रुक रहे हो, अप्लाइड फोर्स ख़त्म हो रहा है, एक्सेलरेशन भी साथ ही ख़त्म हो जा रहा है। तो ये है कि फोर्स ओवरकम तो हुआ है अप्लाइड फोर्स, लेकिन बहुत मामूली हुआ है। तो इस सूरत में जो फ्रैक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रैक्शन कराएगा। अच्छा, स्लाइडिंग फ्रैक्शन स्टैटिक फ्रैक्शन से कम होता है लेकिन रोलिंग फ्रैक्शन से ज़्यादा होता है। आपने दोनों की फ्रैक्शन पे काबू तो पाया है, लेकिन आपके अप्लाइड फोर्स बहुत ही थोड़ी सी ज़्यादा है फ्रैक्शन से, जो दोनों सतहों के दरमियान फ्रैक्शन से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस सूरत में इसको हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज़ द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ टू सरफेस स्लाइडिंग past each other. Sliding friction is the caused by microwave constantly breaking and then form again as the box sliding along the floor. To keep the box moving, you must continually apply a force to overcome sliding friction. देखिए स्लाइडिंग फ्रैक्शन में जो है ना, एक आप कंटिन्यू अपोजिशन मौजूद होती है, वो आपके अप्लाइड फोर्स थोड़ी सी कम होती है। तो यही वजह है कि आपने माइक्रोवेल्ड जो होता है, यानी दोनों के दौरान जो रफनेस होता है उसको काबू तो पाया है,
लेकिन बहुत मामूली से वो टूट रहे हैं, वो उनके दरमियान जो रफनेस का जो रुकावट वो ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी कुव्वत कम होती है या आप कोई रुक जाते हो तो वो दोबारा वो रुकावटें अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। तो इसलिए आपको बॉक्स को कंटिन्यू मूव करना पड़ेगा। कंटिन्यू उस पर मूव करने के लिए आपको कंटिन्यू फोर्स रखना पड़ेगा। आपको मुस्तकिल तौर पे धक्का देते रहना पड़ेगा। ये है स्लाइडिंग फोर्स को अब ये नहीं हो सकता कि आप फोर्स हटा दें तो वो मूव करता रहे, आपको उस पर कंटिन्यू उसको धक्का देना पड़ेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कंटिन्यू धक्का देंगे, अप्लाइड फोर्स कंटिन्यू होता है क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की। देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन में जो कॉन्टैक्ट एरिया है, दोनों सरफेस के दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया वो कम हो गया है। अच्छा, जो ऊपर का जो है सरफेस एरिया, वो जो कॉन्टैक्ट में नीचे वाले सरफेस से वो कम है। तो ये दोनों के दरमियान जो कॉन्टैक्ट कम हुआ, उससे ये हो गया कि रफनेस भी कम हो गया। जितनी दोनों ये सरफेस एरिया जितना होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन, उतनी ज़्यादा रुकावटें होंगी, उतनी ज़्यादा माइक्रो वेल्ड होंगी, उतनी ज़्यादा रफनेस होगा, उतनी ज़्यादा आपके उसमें दोनों खुरदरापन होगा। लेकिन जब आपने कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम कर दिया तो वो कम ही हो गया, खुद ब खुद कम हो गया। तो इसी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन में आप थोड़ी सी कुव्वत लगा के आसानी से काम ले सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों से बहुत कम होता है। द फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग टायर्स and the ground is called rolling friction. Rolling friction work partially because of micro weld. Rolling friction is much less friction than static or sliding friction. That is why it is easier to use a dolly than pushing your little brother in the box. देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है दूसरे फ्रिक्शन से। टायर और सरफेस ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन होता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि माइक्रो वेल्ड का जो कांटेक्ट होता है ये कम होता है। अच्छा, ये हमेशा ये दोनों स्टैटिक स्लाइडिंग से कम होता है। यही वजह है कि आप जो पिछले एग्जांपल में जिसमें आप अपने भाई को धक्का देने में नाकाम थे, उसको आप सिर्फ स्लाइड कर रहे थे, अब उसको आसानी के साथ आप किसी डोली ले लीजिए और उस पर रख करके अगर आप उस बॉक्स को जिसमें आपका भाई बैठा हुआ है उसको डोली पे रखिए तो आप आसानी के साथ उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि अब रोलिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि टायर आ गया और टायर जो है ना रोल कर रहा है, तो वो आसानी से रोलिंग बॉडी जो है आसानी से वो मूव करती है। जब आप किसी सरफेस एरिया को रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, रोल कर देते हैं, तो वो आसानी से मूव हो सकती है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से ऊपर वाला इस सतह का कॉन्टैक्ट एरिया जो ज़मीन के साथ है वो कम हो गया है, इसलिए फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। अब बात करेंगे हम फ्लूइड रेजिस्टेंस की। फ्लूइड रेजिस्टेंस भी हमेशा ये बिल्कुल इसी तरह होता है, ये मोशन को अपोज करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन एयर में भी हो सकता है और किसी लिक्विड में भी हो सकता है। लिक्विड में फ्लूइड फ्रिक्शन, इससे पहले आपने एयर में फ्लूइड फ्रिक्शन देखा। Fluid friction, air resistance. Most objects falling through air experience a type of fluid friction called air resistance. Air resistance is not the same for all objects. The greater the surface area of the object, the greater the air resistance. However, since the elephant has more mass, it has more downward force of gravity and fall faster. देखिए, जब कोई चीज़ ईयर में ऊपर से गिर रही होती है उसको ईयर पे एक रेजिस्टेंस का सामना होता है। ईयर उस पर एक रुकावट पैदा करता है उसके मूवमेंट में, जिसको ईयर रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, ये हमेशा हर बॉडी के लिए एक जैसा है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे हम वो आपके ये पैराशूट पर से छलांग मारते हैं तो देखिए पैराशूट खुलने के बाद वो स्लो आता है, लेकिन पैराशूट ना खेले हो तो वो तेज़ी से गिर जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा अमल कर रही होती है। लेकिन जब वो पैराशूट खुल जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है और ये रेजिस्टेंस उसको जैसे वो स्लो आता है।
देखें अब इस दूसरी चीज़ ये सरफेस एरिया बढ़ जाए, दूसरी चीज़ है मास, W = mg। तो ये g क्या हुआ, W के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ अगर मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट है तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। तो मास वेट ज़्यादा होने की वजह से इसे वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है, बॉडी बहुत तेज़ी से वो नीचे आएगा आपके, क्योंकि मास कांस्टेंट है इसलिए W ज़्यादा होने के बाद g भी ज़्यादा होगा और तेज़ी के साथ नीचे आएगा। तो अगर मास सरफेस एरिया कम है, मास ज़्यादा, तो वो चीज़ कुछ फास्ट मूव करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन वो g के तहत ही होगा। पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा कि हाथी तेज़ी से नीचे आया। देखिए फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड में ही हुआ है, ये उसकी मूवमेंट ग्रेविटेशनल तो है, लेकिन उस पर ये रेजिस्टेंस कम हो गया, उसका सरफेस एरिया कम से रेजिस्टेंस कम हो गया, तो रेजिस्टेंस नहीं है उसका तेज़ी से आया। अगर इस पैराशूट खुल गया है तो पैराशूट खुलने की वजह से उसको अपोज करने वाली उसको ईयर जो है ये रेजिस्टेंस में बढ़ गया है तो वो स्लो आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक स्ट्रीमलाइन शेप की। स्ट्रीमलाइन शेप जैसे कार वगैरह की शेप जो होती है या एरोप्लेन की शेप होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। इस स्ट्रीमलाइन शेप में जो है ये रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए तेज़ी से मूव करती है। सम शेप्स नॉन एज स्ट्रीमलाइन शेप cause less air resistance than other. Aeroplane and car are streamlined so that they move through the air as easily as possible. फ्रैक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं, इस पर बात करते हैं। यूजफुल फ्रैक्शन एंड रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैन बी यूजफुल फोर्स बिकॉज इट प्रिवेंट योर शूज स्लिपिंग ऑन द पेवमेंट व्हेन वी वॉक एंड स्टॉप आवर कार टायर स्केटिंग ऑन द रोड। देखिए फ्रैक्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमारे शूज़ जो है स्लिप कर अगर उस पर रेजिस्टेंस नहीं होता तो स्लिप कर जाता है। तो जब हम भागते हैं तो एक जो रुकते हैं तो ये फ्रैक्शन की मदद से हम अपने आप पर कवर पाते हैं, वरना हम मुंह के बल नीचे गिरे। इसी तरह टायर जब हमारी गाड़ी जाती है तो ब्रेक लगता है, तो ब्रेक के साथ साथ उसको एक और कूद भी रोकने की कोशिश करती है जो कि रगर की कूद तो मुसलसल से अमल कर रही होती है, लेकिन चूँकि इंजन की फोर्स ज़्यादा होती है इसलिए वो कम होती है। लेकिन जब हम कार रुकने की कोशिश करता है तो ये एक तो ब्रेक उसको रोकता है, दूसरा फ्रैक्शन भी उसको रोकने में मदद करता है। तो इस तरह से फ्रैक्शन में कि कुछ यूज़फुल फ़ायदे भी हैं, फिर यूज़फुल भी होता है बात कंडीशन में। अब मज़ीद एडवांटेज की बात करेंगे हम। फ्रैक्शन प्ले ए वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, विदाउट फ्रैक्शन वी आर हैंडीकैप। नंबर 1, it is become difficult to walk on slippery road due to the low friction. When move on ice, it become difficult to walk due to the low friction of ice. Number 2, you cannot fix nail in the wood or wall if there is no friction. It is friction which hold the nail. The horse can not pull a cart unless friction furnish him a secure foothold. Number 4, you can write a paper or on a board. Number 5, friction help in applying the brakes. देखिए फ्रैक्शन के बहुत सारा फ़ायदे भी हैं। ये फ्रैक्शन ही है जिसकी वजह से हम स्लिपी रोड पे और या बर्फ़ पे हम आसानी चल पड़ते हैं। देखिए स्लिपी रोड पे फ्रैक्शन की वजह से हम थोड़ा सा फ्रैक्शन जो होता है वो हमें रोकने में मदद करता है, वरना हम गिर जाए। ये हो जाता है कि आइस पे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस पर वहाँ रेजिस्टेंस कम होती है। इसी तरह बहुत ही चिकने सरफेस या ये मार्बल के फर्श पर जो बहुत चिकना मार्बल का फर्श हो उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है कि उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है। तो उस वहाँ पे फ्रैक्शन ना होने की वजह से हमें अपने आप पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह अगर ये नहीं होता तो हम दीवार पे फ्रैक्शन ना हो तो दीवार पे कील नहीं ठोक सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शन की वजह से जो होल बनता है और वो आपके ये नील जो इसके अंदर रुक जाता है। अगर फ्रैक्शन ना होता तो ये घोड़ा जो है किसी चीज़ को खींच नहीं सकता। फ्रैक्शन की वजह से ना वो उसके जो है ना फुट होल्ड सिक्योर होता है।
अच्छा, हम जो है ना किसी चीज़ पे जब लिखते हैं तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे कलम को रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हो जाएगा, अब देखिए किसी आप मार्बल के बोर्ड पर लिख के देखें तो आपको ज़रा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसी तरह ये फ्रिक्शन जो है ना ब्रेक पे अप्लाई करते हैं। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसको टायर को रोकने वाली एक फोर्स भी होती है जो टायर को रोक देती है। तो ये भी जो है ना ये फ्रिक्शन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। To reduce the amount of friction, apply a lubricant between two surfaces. Motor oil, wax, and grease are example. Friction can also be reduced by rolling rather than pushing an object. देखिए, ये फ्रिक्शन को हम बाज़ हालतों में कम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मशीन के पार्ट एक दूसरे से जब मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। अभी पीछे हमने बात की थी कि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम उनके दरमियान वो फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो वो हीट बहुत प्रोड्यूस होगा और वो मशीनें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो उनको लाइफ बढ़ाने के लिए, उनको प्रॉपर इस्तेमाल के लिए हम मोटर ऑयल, वैक्स एंड ग्रीस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन को जो है ना हम जो है फ्रिक्शन के लिए हम रोलिंग सिस्टम इस्तेमाल करें। तो अगर हम ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें तो हम चीज़ों को आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हम कम कर देते हैं। इससे बाद हालतों में फ्रिक्शन का इजाफा हो जाता है। जो फ्रिक्शन इंक्रीज एज सरफेस आर मेड रफ। फ्रिक्शन इंक्रीज व्हेन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। देखिए, जब हम कोई रफ़ सरफेस होगा तो सरफेस को रफ़ कर दें तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बाद हालतों में इस चीज़ों को रफ़ किया जाता है। इसी तरह हम जो बाज़ वक़्त देखें, ये हमने पीछे बात की है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के। तो फ्रिक्शन में अगर हम फोर्स बढ़ा दें, वेट बढ़ा दें तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है।